बच्चे अपने माँ-बाप को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं रखते और वो उम्र चाहे जो भी हो, एक छोटा बच्चा से लेके एक खातून ख़ाना तक जब वो खुद माँ बन जाती है बच्चों की, इवन उस एज में भी वो अपने माँ-बाप को इम्प्रेस करने में लगी रहती है। तो है आज का दिन इम्प्रेस करने का दिन और मैं लगी हुई हूँ डिटेल सफाई में और घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने और मैनेज करने में, क्योंकि आज मेरी अम्मी और अब्बू मेरे घर आ रहे हैं चंद दिनों के लिए मेहमान बनकर। तकरीबन 1 साल के बाद वो हमारे घर पे आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि चीज़ें बिल्कुल सिंपल और उनके मिज़ाज के मुताबिक हों ताकि उनको रहने में कोई भी मसला पेश ना आए। और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी करने वाली कि मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई डाँट पड़े या फिर वो मुझे जज करें, क्योंकि उन्होंने इसी कमरे में स्टे करना था। मैं अच्छी तरह से दीवारों की भी साफ़-सफ़ाई कर रही थी, जाले वगैरह कोई उतारे थोड़े बहुत भी अगर थे तो, ताकि ऐसा ना हो कि वो लेटें और वो छत को देखें तो कहें जाले नहीं उतारे। एक वक़्त तो ऐसा था कि हमारे घर पे आके अम्मी हमारे जो भी आधे-अधूरे काम हुआ करते होते थे, वो हमारे साथ ही करवा देती होती थीं। लेकिन अब ये है कि अब उनकी भी काफ़ी उम्र हो चुकी है, दूसरा हम भी तंग नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि जितना मौका हमें मिल सके अपने माँ-बाप की खिदमत करने का, वो हम उसे पूरा-पूरा फ़ायदा उठाएँ और मैं ये सारे काम उनके आने से पहले निपटाना चाहती हूँ, जो भी जितने भी छोटे-मोटे काम थे, ताकि जब वो आएँ मैं उनके साथ पूरा टाइम गुज़ार सकूँ। साथ ही साथ उन्होंने कुछ एक अपनी शॉपिंग की छोटी-सी लिस्ट बनाई होती है, जब भी अम्मी मेरी आती हैं कि मुझे ये भी इस तरह करवा दो और 1-2 जगह पे भी उनको लेके जाना होता है, तो मैं वो चाहती हूँ कि जब वो आएँ तो मैं भरपूर उनको वक़्त दूँ, हम इकट्ठे बाहर घूमें-फिरें, शॉपिंग करें, खाएँ-पिएँ और ये वाला काम कोई भी मेरा ना रहता हो कि मुझे बाद में कोई तंगी हो। या फिर वो मुझे देख-देख के उदास होती रहें कि मेरी बेटी इतना काम कर रही है और इतनी मसरूफ़ है और इसके पास वक़्त नहीं है कि वो मेरे साथ गुज़ारे। अभी मैं डिटेल सफाई तो मैंने मॉर्निंग में करवा ली थी, लेकिन सारा दिन क्योंकि बच्चे यहाँ सोफ़े पे बैठे रहते हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी-सी इसकी सेटिंग करने के लिए आई हूँ रूम की। और पिछले साल जब अब्बू यहाँ से होके गए थे, तब से ही हमने इस तरह से सोफ़े के ऊपर कॉटन के कपड़े बिछाना शुरू किए हैं, क्योंकि वो बोलते थे जी मुझे इसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है वेलवेट का, उससे मुझे गर्मी लगती है। और ड्राइंग रूम में क्योंकि टीवी लगा हुआ है और उनका ज़्यादातर वक्त यहीं ड्राइंग रूम में ही गुजर जाता है, तो इसीलिए मैंने ज़रा इसको अच्छी तरह से देखना था। मैंने कपड़े भी इसके जो ऊपर के कवर्स थे सुबह में ही तब्दील कर दिए थे और अभी मैं ज़रा एक दफ़ा दूसरी नज़र फेरने आई थी कि सारा कुछ सही है या नहीं। साथ ही साथ हमने ये वाला चेंज भी किया है घर के अंदर। अब मौसम क्योंकि तेज़ी से बदल रहा है और गर्मी हो रही है बाहर, लेकिन घर मेरा काफ़ी ठंडा था, लेकिन मैं चाहती थी कि ये काम भी उनके आने से पहले हुआ हुआ हो। कूलर सेट कर लिया है जी हमने, एयर कूलर। और इस कमरे में क्योंकि लगा होता है, साथ ही ड्राइंग रूम में भी इसकी ठंडी-ठंडी हवा जाती रहती है, तो हमने कूलर को सेट कर लिया। मेक श्योर किया कि वो वर्किंग में हो और उनके आने से पहले ये कूलर सेट हुआ हुआ हो, ताकि उनको भी इसकी परेशानी या तंगी ना हो। कूलर को जब हम सेट करने लगे तो हमें पता चला जी पूरा साल हमने क्योंकि इसको लपेट के नहीं रखा था, किसी शॉपर के अंदर नहीं लपेटा था, जिसकी वजह से इसकी जितना भी लोहे का फ्रेम था वो सारा गल चुका था, वो सारा का सारा हमें उठा के फेंकना पड़ा। सिर्फ़ इसकी जो बॉडी थी वही बची हुई थी सही से। और उसकी इवन इसके पेंदे में सुराख थे जिनको हमने पेंट से और ग्लू लगा के बंद किया है। फिर जी मैंने फ्रिज को अच्छे से खोल के देखा कि कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो निकालने वाली हो, डिटेल सफाई होने वाली हो, तो मुझे लगा कि कुछ एक चीज़ें जो हैं इसमें साफ़ सफाई होने वाली है। ज़्यादातर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ ही मुझे नज़र आई। बस 1-2 चीज़ें मुझे नज़र आईं जो खुले मुँह थोड़ी-सी पड़ी हुई थी, उनको मैंने अच्छी तरह से देखना था। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसा हो फ्रिज खोलें तो वो ये देखें कि ये चीज़ तुमने नहीं समेटी हुई, इस तरह से तुमने नहीं किया हुआ। दूसरा, गर्मियों के मौसम में जी फ्रिज और फ्रीज़र इतने कोई ओवरलोड हुए हुए होते हैं और हर चीज़ बंदे की कोशिश होती है कि ठंडे माहौल में रखे, फ्रिज में या फ्रीज़र में ठूँसे, तो इस वजह से भी थोड़ा-सा डिसऑर्गनाइज़ हुआ हुआ होता है चीज़ें। साथ ही उनके घर पे हमेशा से रूटीन है, मेरे बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि गर्मियों में दोपहर के टाइम और रात तक, और रात को दूसरा एक दफ़ा सेकंड शिफ्ट लगती है, इस तरह से पानी का जो कूलर है वो बनता है। तो मैंने ये कूलर अपने यहाँ निकाला, इसको अच्छे से साफ़ सफाई की, इसकी धोया, उसके बाद जी मैं इसमें पानी बना के रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हैंडी होता है, बार बार फ्रिज से निकाल के पानी की बोतलें और फिर भर के रखना, इससे थोड़ी सी तंगी भी होती है, काम भी बढ़ जाता है। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह उनको अपने घर में जिस तरह फिजिबल और पुरसकून सा माहौल नज़र आता है, इसी तरह वो मेरे घर आके भी किसी भी चीज़ के लिए तंग ना हो। यहाँ ये ज़िक्र करना भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने माँ-बाप के घर जाते हैं तो वो भी हमें वैसा ही माहौल देते हैं कि जिस तरह से हम छोटे बच्चे थे और हमें प्यार मोहब्बत मिलता था, हमारी मर्ज़ी का खाना बनता था, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक घर में हर एक तब्दीली हुआ करती थी। तो हमारी भी कोशिश होती है कुछ इस तरह से करें। जी, मीठे में बना रही हूँ मैं रबड़ी फ़ालूदा और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है जी, 1 लीटर दूध में आपने 1 ग्लास पानी शामिल करना और फिर उबलते हुए दूध में आपने ये मिक्सचर को डालना है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा-सा चेंज करती हूँ, जब भी बनाती हूँ, आप भी अगर बनाएँ
इस तरह से बनाएँ कि मैं वो जो पानी की जो कसर है, 1 ग्लास पानी लिखा हुआ है, उसकी बजाय भी 1 ग्लास दूध डाल दें। तो यानी कि आपने अब पानी बिल्कुल मिक्सचर नहीं बनाना है पानी का, और दूध ही अकेला इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे कि इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा आता है। अब वो मेरे शुगर पेशेंट हैं, लेकिन वो मीठा खाने के भी बहुत शौकीन हैं और हमेशा से रहे हैं। तो फिर वो करते इस तरह है कि जब कभी भी अगर कुछ मीठा खाना होता तो अपनी शुगर की जो गोली है वो उसको खा लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा-सा मीठा खा लेते हैं। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे उनको मीठा खिलाऊँगी, इस तरह खुदा न ख़ास्ता उनकी कोई भी किसी भी तरह का मैं रिस्क नहीं लेना चाहती सेहत का। तो मैं आज तो ज़रूरी है क्योंकि आज उनका पहला दिन है। घी भी मैंने निकाल लिया क्योंकि मेरी अम्मी-अब्बू की आदत है जी, वो सब्ज़ी के सालन के साथ रोटी के ऊपर घी लगा के खाते हैं। तो मेरा घी निकालने वाला था, बलाई काफ़ी अरसे से इकट्ठी हुई थी, तो मैंने घी भी निकाल लिया उनके आने से पहले। ये हम तरबूज़ लेके आए हैं, अम्मी-अब्बू तो नहीं खाते हैं, दोनों को ही सूट नहीं करता है, लेकिन हम अपने लिए लाए हैं। लेकिन मैंने इसको देखा कि ये साइड से थोड़ा ज़्यादा पका हुआ था, और दूसरा, अगर आप इसको बगैर रैप किए रखते हैं फ्रिज के अंदर, एक तो इसका टेस्ट बदल जाता है, दूसरा ये बहुत तेज़ी से ख़राब होने लग जाता है। तो मैंने इसको इस तरह से, मैं इसको प्लास्टिक शीट में रैप कर देती हूँ, जितना हिस्सा इस्तेमाल किया बाकी हिस्सा को इस तरह से रैप करके दे रख दिया। आपने बड़े-बड़े स्टोर्स में भी देखा होगा कि वो इसी तरह फ्रूट्स को रैप करके रखते हैं। इधर मेरा दूध बॉयल होके एक दफ़ा नीचे भी गिर चुका, मैं इधर-उधर के कामों में मसरूफ़ हो गई थी। तो उबलते हुए दूध में जी मैं इस तरह से इसके मिक्सचर को डाल दूँगी। और अगर आपने अभी तक इस तरह लज़ीज़ा का ये रबड़ी फ़ालूदा ट्राई नहीं किया, तो आप अपने स्वीट डिश में इसको मेन्यू में ज़रूर ऐड करें। बहुत ही उम्दा, बहुत ही डिफरेंट सा ये एक चीज़ है और बड़ा ही उम्दा मेन्यू बन जाता है। इसके सर्विंग सजेशंस में तो है कि आप इस तरह से रबड़ी बना के और आइसक्रीम के साथ सर्व करें, लेकिन मैंने इसको अलहदा भी खाया हुआ है, तो वो भी बड़ा ही एक कंप्लीट डिज़र्ट लगता है और बड़ा ही मज़े का लगता है। तो जिस तरह से इंस्ट्रक्शन है कि चमचा चलाते जाएँ, तकरीबन 15 मिनट बाद आपकी जो ये रबड़ी है ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। और इसकी थिकनेस आपने इस तरह रखनी होती है कि बहुत ज़्यादा थिक ना कर दें, क्योंकि जब इसने ठंडे होना है, इसने सेट होना है, ये और भी बड़े-बड़े गाढ़ी हो जाती है। तो आपने ये कसर ज़रूर रखनी है कि ये जब ठंडी और गाढ़ी हो तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। साथ ही मैं इस तरह से आगे चम्मच रखती हूँ ताकि छींटे जो हैं गरम-गरम रबड़ी के, दूध के या किसी भी डेज़र्ट के गरम चीज़ के, वो मेरे ऊपर ना पड़े, ना ही फेस पे आएँ, ना ही कपड़ों पे आएँ। तो रबड़ी मेरी तैयार हो चुकी है। इसको मैं जी रख दूँगी थोड़ी देर तो रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में, फिर आखिर में मैं इसको फ्रिज में शिफ्ट कर दूँगी। मटन भी बन रहा है जी, जिस तरह से मैंने हमेशा अपनी अम्मी को बनाते हुए देखा है। मटन का सालन मैं उसी तरह से ही बनाने वाली हूँ। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने डाल दिए हैं जी प्याज, टमाटर और लहसुन काट के, उसको मैंने डाल दिया धो के। इसके बाद जी इसमें चला जाएगा अच्छे से साफ़ हुआ हुआ धुला हुआ गोश्त मटन का, और वो मैं डाल दूँगी। साथ ही जाएगा इसमें बड़ा ही मशहूर फ़ज़ल हक का जो मेरे पास मसाला है, इसकी बड़ी धूम है। टिकटॉक पे भी मैंने वीडियो डाली तो बहुत लोगों के मेरे पास सवाल आए कि हम इसको किस तरह से मंगवा सकते हैं। बड़े लोगों ने पसंद की वो वीडियो को। और डाल दूँगी इसमें पानी और नमक, और साथ ही मैं इसको प्रेशर कुक होने रख दूँगी। और जैसे ही गोश्त गलेगा उसके बाद ऑयल डाल के इसकी भुनाई करूँगी, साथ ही डालूँगी आलू इसके अंदर, और आलू गोश्त मेरा पक के तैयार हो जाएगा। अभी हम घर से निकले हैं बाहर क्योंकि दुराब आज अपने दोस्त के पास कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए गया हुआ है। हफ्ते का दिन है क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो वो गया हुआ है। साथ ही हमने लेने थे अम्मी अब्बू के लिए फल, क्योंकि वो हर तरह का फल नहीं खा सकते हैं। अब्बू शुगर पेशेंट हैं, अम्मी को भी बीपी का और पेट के दर्द के अक्सर ही मसाइल रहते हैं अम्मी को, तो वो भी हर एक फल नहीं खा सकती हैं। ज़ाहिर है बीपी पेशेंट का फलों के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, अलबत्ता उनका मैदे का बहुत इशू रहता है, जिसकी वजह से उनको हर एक चीज़ खाना सूट नहीं करती है। तो हम उनके लिए कुछ डिफरेंट वैरायटी फलों की लेने वाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या ख़रीदने वाले हैं। आलू गोश्त इधर मेरा पक के तैयार होने वाला है। बनाई के बाद मैंने इसके अंदर शोरबा बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया था, वो पक के तैयार हो जाएगा। ऊपर से डालूँगी मैं इसके कसूरी मेथी थोड़ी सी खुश्क वाली, और जी सालन मेरा रेडी हो जाएगा। पिछले कुछ अरसे से मैं आपकी नज़रों से गायब रही हूँ, वीडियोस नहीं ज़्यादा डाली हैं। पता नहीं क्यों ज़िंदगी में कभी कभार आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आप बिखरे पड़े होते हैं, आप अपने आप को फिर से समेटते हैं और फिर अपना सफ़र वहीं से शुरू करते हैं। तो जी सफ़र फिर से वहीं से ही शुरू हो गया मेरा।
یہ پھل ہیں جو میں امی ابو کے لیے لے کے آئی ہوں، ان کے اندر جو شوگر کنٹینٹ ہے وہ یا تو بہت کم ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہے۔ فالسا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آڑو ہے، اس کے علاوہ خربوزہ ہے اور پپیتا ہے۔ بہت ہی اچھے پھل ہیں جو ایک شوگر پیشنٹ کے لیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ امی کو جو ٹپیکل فروٹ ہوتے ہیں جی، جس میں تربوز ہے یا کیلا ہے یا سیب ہے، یہ بالکل سوٹ نہیں کرتے تو وہ کھا نہیں سکتی ہیں، اکثر ان کو گیس ہو جاتی ہے ایسے فروٹ سے۔ تو میں ڈفرینٹ سی ورائٹی لے کے آئی ہوں۔ ایک تو یہ ہمارے شہر میں اویلیبل نہیں ہوتے، ریئرلی اویلیبل ہیں، دوسرا ان کو سوٹ بھی کریں گے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس طرح کا کچھ کیا جائے۔ ماشاءاللہ شام ہو چکی ہے اور 5 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد اب میں ریسیو کر رہی ہوں اپنے امی ابا کو۔ اور جی اللہ تعالیٰ کریں کہ آپ کے ماں باپ بھی ہمیشہ سلامت رہیں، اور جن کے ماں باپ ان کے ساتھ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور ہمت دیں، اور ماں باپ سے جدائی کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، بائے بائے۔